रिवीजन प्रश्न से जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। जो भी अभ्यर्थी यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ ही यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं जल्दी ही यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ इस चैनल पर। तो जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आप लोग जो है, मैंने इसको पढ़ाया है, जिन लोगों ने देखा है क्लास को वो लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यदि आपने पढ़ा है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञे जी का, तमस है भीष्म साहनी जी का, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मैला आंचल फणीसुना रेणु जी का। शेखर एक जीवनी जो है इसका प्रकार, इसके दो भाग आए थे 40 और 44 में, 1940 और 44 में। तमस 1973 में। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। मैला आंचल 1954 में। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको प्रकाशन वर्ष याद हो जाए, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल नए हैं उनको प्रकाशन वर्ष याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपको प्रकाशन वर्ष और जन्म समय याद करने में समस्या हो रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम ऑन होती है, मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दूँगी, उसमें हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों को ये जो प्रकाशन वर्ष है, जन्म समय है, ये हमें याद हो जाए। डेली जब हम रिवीजन करेंगे, मैराथन क्लास करेंगे तो स्वाभाविक है सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसका रिवीजन हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सभी का लिखिएगा, क्योंकि लिखने से सारी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। PYMCQ हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसकी कितनी क्लासेस आएंगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ क्लासेस की संख्या ऑलरेडी मेंशन कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है सुमेलित करना होगा, ये जो रचनाएं हैं और इधर रचनाकार हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। प्लेटो हैं, डब्ल्यू के हैं, इधर द ग्रेट ट्रेडिशन है, इयॉन है। तो हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम सीधा चलेंगे यहाँ पे। आप लोग जो है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। PYMCQ इससे प्रश्न उठते हैं साथियों, और लगभग से लगभग आपको 20 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे मतलब अब प्लेटो है, ठीक है, कॉलरिज है, इनको छोड़ नहीं दिया जाएगा। अब आपको प्लेटो और कॉलरिज को अच्छे से पता है, इनको याद करना है, इनकी सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। प्लेटो की इयॉन है, बिमशॉट WK की लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री है, कॉलरिज की लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है, फ्रैम रेमंड लेविस की द ग्रेट ट्रेडिशन है। नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी का ना याद करिए, इन दो का तो याद ही कर लीजिए, प्लेटो, इयॉन और कॉलरिज की लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ठीक है। इतना तो आपको याद ही कर लेना है, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से थोड़ी सी लंबी क्लास बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या थोड़ी लंबी क्लास की जाए। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है, ठीक है। अवंती को माना, ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो भोजराज जो है, इन्होंने रीति का एक भेद अवंती को माना है, ठीक है, अवंती को माना है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता, अवंती किसका एक भेद है? तो रीति का है। रीति किसने दिया है? वामन ने दिया है। भामा ने अलंकार दिया है। कुंतक ने क्या दिया है? कुंतक का कौन सा सिद्धांत है या अलंकार है? कमेंट करके बताइएगा। पढ़ा होगा तो बताएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी बता दूंगी। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है।
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है। अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। किसके अनुसार? वामन के अनुसार। आचार्य वामन ने रीति के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। अब कुंतक जो है इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है, वक्रोक्ति अलंकार दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा जो है, इसको पढ़ लीजिएगा। भारत दुर्दशा भारतेंद्र जी का नाटक जो आपके सिलेबस में लगा है नेट JRF में। ठीक है, तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, या भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो यहाँ पे भारत को जगाता है। ठीक है, भारत को क्या करता है? जगाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। TGT PGT की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है, सिर्फ एक। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान को दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है, अंततः वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता। आखिरी जो अंक है उसमें भारत भाग्य जो है वो क्या करता है? भारत भाग्य भारत को जगाता है, और नहीं, जब भारत नहीं जागता है तो भारत भाग्य जो है क्या करता है? चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। पूछा जा सकता है भारत दुर्दशा में आत्महत्या कौन करता है? तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अस्तित्ववाद से संबंधित है। अस्तित्ववाद जो है ये किसने दिया है? शास्त्र ने। इससे संबंधित है शास्त्र, पूछा जाता है। ठीक है, शास्त्र, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछा जाता है। अब यहाँ पे है जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो यहाँ पे 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा आपका, कि जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध। ठीक है, अस्तित्ववाद की विशेषता है। चलिए अगला यहाँ पे आप देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं ये 4 भागों में प्रकाशित आत्मकथा है। किसकी है? बच्चन जी की है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो लेखक है वो बता रहा है कि उनके पिता जो है गीता वाचन कैसे करते थे, सस्वर वाचन में, गुनगुना कर, मौन रहकर, या फिर ऊंचे स्वर में। तो डी ऑप्शन होगा ऊंचे स्वर में। और ये चीज़ जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, मौन रहकर। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तब जो है आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसी में दिया होगा पूरा। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक अपने पिता के मौन रहकर के गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है जो निम्न है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला है नीड़ का निर्माण, फिर वसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखें कि प्रश्न नंबर 14, टॉमस स्टन्स एलियट के अनुसार परंपरा है। एलियट के अनुसार परंपरा क्या है? ये संस्कृत का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। परंपरा जो है डी ऑप्शन जीवित संस्कृति का एक अंश है। ठीक है, एलियट जो है टॉमस स्टन्स, इनका पूरा नाम है टॉमस स्टन्स। एलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति
का एक अंश है। इलियड की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। कृतियां नोट कर लीजिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ ब्रिटिश सेज। ठीक है, ये इलियड की रचनाएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? 4 ऑप्शन है। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और इसकी रचनाकार कौन है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, भवदेव पांडे। जो भवदेव पांडे हैं इन्होंने कहा है कि यह राजनीति और अर्थनीति को केंद्रित करती कथा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने प्रश्न पूछा था, मैं ही आपको बता देती हूँ। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ठीक है, यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका हैं राजेंद्र वाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। और अगली 2 रचनाएं, इनकी 2 कहानियां लगी हुई है नेट जेआरएफ के सिलेबस में। एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरी दुलाई वाली। ठीक है, और दुलाई वाली में दुलाई वाली कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है। दुलाई वाली कौन थी? जो ट्रेन में सफ़र हो रहा था, वंशीधर और जो नवल किशोर जी थे, 2 मित्र थे। 2 मित्रों की कहानी है, किस तरीके से वो हंसी मजाक करते थे आपस में, कितना घटिया हंसी मजाक कर देते थे। वंशीधर की जो पत्नी है वो कहती है कि ये बहुत ही घटिया मजाक करते हैं, किसी के प्राण चले जाएं, है ना। जैसे नवल किशोर ने एक बार मजाक कर दिया कि वो जब अपनी ससुराल में पूड़ियाँ सेक रही थी तो बोले, देखो देखो आपकी बहू पूड़ियाँ खा रही है। तो इस तरीके के मजाक उनको, वंशीधर की जो पत्नी है, उनको अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब उनका सफ़र उनके साथ हुआ है ट्रेन का, तो फिर नवल किशोर ने एक बार एक घटिया सा मजाक किया कि अपनी पत्नी को बिठा के स्वयं दुलाई वाली बन गए, मतलब दुलाई ओढ़कर एक बहू बनकर बैठ गए और उनको कोई पहचान ही नहीं पाया। अपनी पत्नी को अकेले बैठा दिया ताकि सभी लोग उस पर जो है बोल रहे थे कि इसके पता नहीं कहाँ चले गए इसके पति, और वो साथ में ही दुलाई ओढ़कर बैठे हुए थे, मतलब पास में ही उनको छोड़ के दूर कहीं बैठे थे और सारी चीज़ें देख रहे थे। बहुत ही अच्छी जो इंटरेस्टिंग कहानी है दुलाई वाली। तो उसमें पूछा था एक बार, मुझे कमेंट आया था कि मैम दुलाई वाली में दुलाई वाली कौन है? तो दुलाई वाली में दुलाई वाली जो लास्ट में निकलती है वो नवल किशोर स्वयं ही निकलते हैं, जो इस तरीके का मजाक अपने मित्र के साथ करते हैं। तो ये होती है मित्रता, है ना। तो ये जो है बंग महिला जो है इन्होंने ही कहानी लिखी थी, और दुलाई वाली जो है उसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न देखिए। जो मैंने आपको बताया था वो प्रश्न यहाँ पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। अब आप यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। अल्बर्ट कामू, एज़रा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जयपाल सार्त्र। तो डी तो होगा नहीं, क्योंकि डी में तो सही है, अस्तित्ववादी हैं एज़रा पाउंड, अल्बर्ट कामू और मार्टिन हेडगर। अब इसमें से आपका होगा कि अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो एज़रा पाउंड होंगे। ठीक है, एज़रा पाउंड बिंबवादी चिंतक हैं। ठीक है, यह बिंबवादी चिंतक है एज़रा पाउंड। अल्बर्ट कामू, हेडगर, सार्त्र, याद रखिएगा ये अस्तित्ववादी हैं। कामू, हेडगर, सार्त्र। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। एज़रा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक हैं। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एज़रा पाउंड हैं, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जयपाल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किंगेगार्ड को माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ये पाश्चात्य शास्त्र से प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलन
टेट टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम हेम्पसन। तो साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, सी ऑप्शन क्लिंथ ब्रुक्स की रचना है। आप किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगत सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी में पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन हैं। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियर्ड हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पंक्ति है, सुंदरता का आलोक स्रोत, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूटा पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए 4 ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा। सभी छायावादी रचनाकार हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता होता है, तो वे ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। इन चारों का जन्म समय क्या है यदि आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रानंदन पंत 1900, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1898, महादेवी वर्मा 1907। ठीक है, चलिए ये कुछ और पंक्तियां हैं यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आ गया है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास दास जी ने आलोचनाएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, लेकिन इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, लेकिन इन्होंने जो है कविताएं नहीं लिखी हैं। ऐसा नेट ज्वारा में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। तो रचनाएं हैं इनकी 1 और 2, प्रहलाद चरित और रणधीर और प्रेम मोहिनी, फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे और चीज आप नोट कर लीजिए कि प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। ठीक है, 1882 ईस्वी प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम जी हैं। ठीक है, कीर्ति केतु जो नाटक है वो तोताराम जी का है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, गीत भरोस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शोक से गीत लिखता है और बेचता है। तो यहाँ पे कहना चाहता है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ये जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग भी जुड़ें। ठीक है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, फीडबैक देने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी पर।